स्टॉक एक्सचेंज, जी हाँ, एक बाजार का इंडेक्स होता है जो चढ़ता और गिरता रहता है, उसी के साथ धड़कनें होती है व्यापारियों की, लेकिन इस धड़कन पर हिंदुस्तान धड़कता है। जी हाँ, देश की दशा दिशा इसी राजनीति के जरिए आगे बढ़ती है, तय होती है, और इसीलिए आज तक पर हम आपको दिखाते हैं पॉलिटिकल स्टॉक एक्सचेंज, बताते हैं कि आज जनता जो सोच रही है अपने नेताओं के बारे में, उनकी पार्टियों के बारे में, अपने प्रतिनिधियों के बारे में, वो इन चुनावों में उन्हें कहां पर ले जाकर अटका देगी या फिर पहुंचा देगी। इसी अटकने और पहुंचने के बीच की जंग है पॉलिटिकल स्टॉक एक्सचेंज। और आज पॉलिटिकल स्टॉक एक्सचेंज में रुख उस राज्य का जिसके जरिए आप कह सकते हैं कि बिसात हिंदुस्तान की राजनीति की तय की गई थी एक वक्त पर, पश्चिम बंगाल। एक वक्त पर वाम दलों का दुर्ग था यहां पर, लेकिन आज जो हालत उनकी है, घुटनों के बल चलते चलते रेंगने पर मजबूर दिख रहे हैं। आखिर इसके पीछे वजह क्या है? क्या ममता बनर्जी को होगा फायदा, बेहतरी वो कर पाएंगी, या फिर बीजेपी या कांग्रेस कुछ यहां पर, क्या मोदी लहर आकर पश्चिम बंगाल में थम जाती है? याद रखिए, मोदी जब इस बार पश्चिम बंगाल पहुंचे थे, खुलकर पहली बार ममता बनर्जी पर निशाना साधा था। यही सब जानने समझने की कोशिश हम करते हैं, और इसीलिए हम जब भी पॉलिटिकल स्टॉक एक्सचेंज लाते हैं, एक ओपिनियन पोल के जरिए आपके सामने लाते हैं। तो आज तक सिसेरो ओपिनियन पोल में जो तरीका हमने अपनाया है पश्चिम बंगाल के वोटरों के मिजाज को जानने के लिए, आइए आपको बता दें कि क्या है वो तरीका। 1 अप्रैल 2014 से लेकर 5 अप्रैल 2014 के बीच हमने कुल 114 जगहों पर किया है सर्वे, सैंपल 1706। इसके जरिए वोटरों का मिजाज जानने की हमने कोशिश की है, और इंडिया टुडे सिसेरो के इस पोल के जरिए हम आपको बताएंगे कि अगर जनता वोट डाले इस वक्त तो वो किसकी तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है। और आइए इसीलिए अब जरा आपको दिखाते हैं कि वोट परसेंटेज, जी हां, सीटों पर बाद में आएंगे, लेकिन उससे पहले वोट परसेंटेज पर हमारा ये ओपिनियन पोल इंडिया टुडे और सिसेरो ग्रुप का आखिर क्या कहता है। क्या कहता है वो जनता के मिजाज के बारे में कि अगर इस वक्त चुनाव हो तो लोग किसके साथ जाएंगे। और इसीलिए आइए इस हिस्से में हम आपको दिखाते हैं कि जो वोट परसेंटेज है उसमें किसको फायदा हो रहा है, कौन चढ़ता दिख रहा है और कौन परेशान दिख सकता है आने वाले वक्त में। तो पॉलिटिकल स्टॉक एक्सचेंज में ये है आंकड़े आपके सामने जो सिलसिलेवार ढंग से हम आपको दिखाएंगे। ये देखिए, कांग्रेस को फायदा 3.6% का फायदा होता दिख रहा है, और 17% पर कांग्रेस को दिख रहा है इस वक्त वोटर परसेंटेज। हम वोट परसेंटेज की बात इस वक्त कर रहे हैं। उसके बाद नरेंद्र मोदी के लिए काफी फायदा दिखता है, 12.9%, यानी 19% के आसपास का ये फायदा दिख रहा है। और इसके बाद ममता बनर्जी आएंगी, टीएमसी। अभी भी अगर 3.8 का फायदा है तो ये बहुत मायने रखता है, क्योंकि इसी के साथ वो 35% पर पहुंच जाती हैं। तो ये है फासला जिसमें 17, 19 और फिर 35 पर ये सभी लोग पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो चाहे 17 हो चाहे 19 हो, और उसके बाद जो फासला है वो लगभग दोगुना का हो जाता है 35% पर टीएमसी को। फायदा सबसे ज्यादा हालांकि आपने देखा 12.9 बीजेपी को दिख रहा है। तो क्या मोदी लहर का असर दिखेगा? तो एक बार फिर से पश्चिम और वाम दलों, दुर्गति कह सकते हैं इसके लिए, एक ही शब्द है और वो है दुर्गति। जी हाँ, 20.3 का और भी नुकसान होना 2009 से। इसका मतलब समझ रहे हैं आप? इसका मतलब यह है कि पश्चिम बंगाल की जनता ने जैसे अब तौबा ही कर लिया है वाम दलों के लिए। उन्होंने जैसे अब तय ही कर दिया है कि हमें कुछ भी करने की अब जरूरत नहीं है, और इसीलिए ये अदर्स का हम आपको दिखा रहे हैं 0.1% का ये अब मापदंड उनके लिए है। तो कुल मिला के ये तस्वीर सबसे पहले ये कहती है कि बीजेपी को फायदा होता हुआ दिख रहा है बहुत ज्यादा, लेकिन वोट परसेंटेज से सीट में अभी पहुंचना बाकी है। अभी धीरज रखिए, अभी सीट में पहुंचेंगे और वहां पर देखना जरूरी है कि सीट में कितना फायदा हो रहा है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी अभी भी इतनी ज्यादा नेगेटिव पब्लिसिटी के बाद भी फायदे में दिख रही है। लेकिन अभय कुमार दुबे साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और भी मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे टीएमसी की तरफ से भी, और बीजेपी की भी तरफ से राहुल सिन्हा जुड़ेंगे, स्टेट प्रेसिडेंट। लेकिन अभय जी, वाम दलों की दुर्गति जो होती दिखाई दे रही है और ममता बनर्जी को अभी भी फायदा, क्या कह रहा है पश्चिम बंगाल? देखिए, ममता बनर्जी की हुकूमत में कई ऐसे सवाल पैदा हुए थे और कई ऐसी बातें हुई थी, कई ऐसी घटनाएं हुई थी जिनका फ़ायदा वामपंथी दल उठा सकते थे अगर चाहें, लेकिन उन्होंने उसका कोई फ़ायदा नहीं उठाया। दरअसल वामपंथ का नेतृत्व वहाँ पर एक तरह के संकट का शिकार है, वो पुराना पड़ चुका है। नए तरीके से राजनीति करने की उनको ज़रूरत है, वरना वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जब से उन्होंने चुनाव हारा है, वो किसी भी किस्म की कोई रिकवरी कर पाने में नाकाम रहे। और इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि उनकी जो चुनाव मशीनरी थी,
जो कि देहातों में बड़ा जबरदस्त रूप से काम करती थी, उसका बहुत बड़ा हिस्सा तृणमूल कांग्रेस में चला गया है। जब से उन्होंने विधानसभा का चुनाव हारा है, जिस चुनाव मशीनरी के दम पर वो चुनाव के बाद एक चुनाव के बाद दूसरा चुनाव जीतते जाते थे, वो चुनाव मशीनरी ही उनके हाथ से चली गई है। और शहरों में अभी भी, शहरों का जो भद्रलोक है, बंगाली भद्रलोक है, वो अभी भी इस बात के लिए अपने आप को मना नहीं पाया है कि वो ममता बनर्जी को छोड़कर दोबारा वामपंथ की गोद में जाकर बैठ जाए। इसीलिए वो बहुत सतर्क है। वो ममता बनर्जी की 5 गलतियां बर्दाश्त करने के लिए तैयार है। ममता बनर्जी की जो राजनीतिक झकबाजियां हैं उनको झेलने के लिए तैयार है। यही सबसे बड़ी बात है। लेकिन इसके बावजूद वो वामपंथ की दोबारा वापसी नहीं करना, वो लेफ्ट फ्रंट की हुकूमत की दोबारा वापसी करने के लिए तैयार नहीं है। और जो बात आपने कही है उसी को मैं लिए चलती हूँ। नदीमुल हक साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, टीएमसी की तरफ से राज्यसभा सांसद है। हक साहब, सवाल यही है कि टीएमसी को फायदा होता हुआ दिख रहा है वाकई, और आपकी थाल में अब और भी रसगुल्ला जम जाएगा 3.8% का। लेकिन ये आपको लगता है कि वाकई लोग इतने जुड़े हुए हैं, या चूंकि वाम दलों से इतनी बुरी तरह से वो परेशान थे, इसलिए बाय डिफॉल्ट आपकी तरफ आने वाले वक्त में भी आएंगे? क्योंकि बीजेपी को भी फायदा दिख रहा है, और वो भी 20% के आसपास का। मैं इतना कहूंगा कि जो आंकड़े आपने दिखाए हैं उसके हम लोग पूरे तरह से सहमत नहीं हैं, क्योंकि जितना आंकड़ा आप दिखा रहे हैं उससे बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। हाँ। आपकी रिसर्च टीम बहुत हार्ड काम की है, बहुत मेहनत की है उन लोग, लेकिन हम लोग के पास जो आंकड़े हैं, हम लोग के पास जो लोगों से बात करके जो हम लोग को फीडबैक मिल रहा है, इससे बहुत ज्यादा हम लोग का वोट परसेंटेज भी है। हक साहब, आपके दिल की भी जान लेते हैं, आप भी तसल्ली कर लीजिए, आपको कितना फायदा दिख रहा है वोट परसेंटेज में? हम लोग को तो बहुत ज्यादा दिख, इससे तो काफी ज्यादा दिख रहा है। एक छोटी सी आपसे अभय जी यहाँ पर मौजूद है, और अभय जी एक सवाल पूछना चाहते हैं आपसे। अभय जी पूछिए। मैं हक साहब से ये पूछना चाहता हूं कि जो मुसलमान वोट है बंगाल का, जो देश में सबसे ज्यादा है, वो करीब 65 से 70% तक वाम मोर्चे को मिलता रहा है। लेकिन ऐसे अब जितने ओपिनियन पोल्स पर हम नजर डालते हैं, पिछले चुनाव परिणामों पर भी नजर डालते हैं, ये दिखाई पड़ता है कि वो बड़े पैमाने पर तृणमूल कांग्रेस की तरफ जा रहा है, झुक रहा है मुसलमान वोट। तो वो आखिरकार उनकी पार्टी ने ऐसा कौन सा काम किया है जिसकी वजह से मुसलमान वोटों का रुझान तृणमूल कांग्रेस की तरफ है? वो क्यों अपने आप को सुरक्षित पाता है ममता बनर्जी के नेतृत्व में, और उस वाम मोर्चे को जिसको वो पिछले 30 साल से लगातार वोट देता रहा और बड़े पैमाने पर वोट देता रहा, निर्विवाद रूप से वोट देता रहा, उसको उसने वो क्यों छोड़ रहा है? इसका कोई ठोस कारण वो बताएं। इसके बहुत सारे कारण हैं, लेकिन जो सबसे बड़े कारण था कि 2006 में सच्चर कमेटी रिपोर्ट आई थी और पार्लियामेंट की तरफ से, और सच्चर कमेटी रिपोर्ट में ये देखा गया कि मगरबी बंगाल के पश्चिम बंगाल के जो मुस्लिम और अल्पसंख्यक हैं, उनकी हालत पूरे देश में सबसे कम थी। मतलब हर इंडेक्स में वो सबसे नीचे में थे, सबसे पसमानदा थे। तो ये जब आंकड़े सामने आए तो उसके बाद मुसलमानों की आंख खुल गई, और ममता बनर्जी के सूरत में उनको एक सेक्युलर ऑल्टरनेटिव मिला, और वो लोग पूरे तरह से जुड़ गए हैं और अभी भी जुड़े हुए हैं। तो क्या ममता बनर्जी की सरकार ने ऐसा कोई कार्यक्रम बनाया है, ऐसा कोई विस्तृत कार्यक्रम बनाया है जिससे मुसलमानों की हालत बेहतर हो? बहुत सारे कार्यक्रम बनाए हैं। आप अभी देखिएगा कि रिजर्वेशन ओबीसी के तहत 17% कर दिया गया है, जिसमें से 10% सिर्फ मुसलमानों के लिए है, और जितने मुसलमान मगरबी बंगाल में है, पश्चिम बंगाल में है, उनमें से 95% को ओबीसी के तहत ले आया गया है। तो ये रिजर्वेशन 2014 अप्रैल से चालू होने वाला है, मेरे ख्याल से इलेक्शन के बाद चालू हो जाएगा। तो ये बहुत सारे मैं समझ गई। अपीजमेंट कहते हैं इसको साहब, हक साहब, इसको अपीजमेंट कहते हैं। इसको अगर हाथ किसी को मिले, किसी को अगर हाथ मिल रहा है और आप उसको अपीजमेंट कहिए तो कह सकती हैं। हक साहब ये जो फरमा रहे हैं, नहीं मानते हैं। जो भी उन्होंने तरीका बताया है मुसलमान वोटों को लुभाने का, दरअसल मुसलमान वोट ही वो बाधा है जो कि ममता बनर्जी को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठजोड़ एनडीए में जाने से रोकती है। बिल्कुल। और जिस क्षण वो भारतीय जनता पार्टी के साथ की तरफ आकर्षित होती हुई दिखी, उसी वक्त ये तमाम मुसलमान वोट वाम मोर्चे की तरफ बढ़ जाएंगे, वाम मोर्चे का दोबारा उभार हो जाएगा। उनसे छिटक जाएगा, और शायद इसीलिए वो कॉन्शियसली, हालांकि कई कोशिशें दिखी, और अन्ना भी साथ आपके पहुंचे थे, रैली दिल्ली में जो हुई थी उसका भी जिक्र करेंगे हक साहब, आप बने रहिए। लेकिन जरा पर्दा उठाने का वक्त है, और पर्दा उठाने का वक्त है उस सीट से जो हम बता रहे हैं अपने ओपिनियन पोल के जरिए कि पार्टीज को मिल सकती है पश्चिम बंगाल में। किसके लिए कितनी खुशखबरी है? वोट परसेंटेज के बाद क्या वहां तक पहुंच पाएंगे? सीट के जरिए वही फायदा बीजेपी को मिल पाएगा? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो अब इसके जरिए यहां पर आंसर होंगे। 6 से 10 यानी
कांग्रेस वहीं पर अटकती दिख रही है। 6 सीटें पिछली बार थी और 6 से 10 सीटें दिख रही हैं, तो 6 सीटें पर ही अटकती हुई कांग्रेस पार्टी कम से कम दिख रही है। बीजेपी को फायदा नहीं हो रहा है सीटों में, ये सबसे बड़ा आप कह सकते हैं यहाँ पर जो एक पलट है, जो एक उलझन दिखाई देती है, क्योंकि 20% वोट परसेंटेज में फायदा, लेकिन एक सीट से वो 1 से 3 पर ही अटके दिखाई दे रहे हैं। इधर 23 से 27 पर यानी टीएमसी को फायदा होता हुआ दिख रहा है। लेकिन सबसे बड़ी चीज अगर पश्चिम बंगाल के नजरिए से देखने की जरूरत है तो वो है वाम दलों का हश्र, जो दुर्गति उनकी हो रही है। -20.3 वोट परसेंटेज अगर नीचे पहुंचता है तो सीटें उनकी कहां पर अटक कर रह जाती हैं, 7 से 11। दुर्ग था दशकों तक ये पश्चिम बंगाल में वाम दलों का, और वो पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। घुटनों के बल चलते चलते अब रेंगने को मजबूर होते दिखाई दे रहे हैं पश्चिम बंगाल में। और ये इंडिपेंडेंस की बात तो 0 से 1। एक बार फिर से वोट परसेंटेज, फिर मैं सर आपके पास आ रही हूँ। जरा सीट माफ कीजिएगा, सीट हम आपको दिखा दें। कांग्रेस 6, बीजेपी 1, तृणमूल ये 2009 की सीटें हैं। 19 से फायदा तृणमूल को होता दिख रहा है, और वामदल वैसे ही 15 पे अटके हुए थे, वहां से भी आधे पे पहुंच जाते हैं। 7 से 11 का पैमाना अब हो जाएगा उनके लिए। तो ये है वो पश्चिम बंगाल की तस्वीर, जिससे शायद ममता बनर्जी देख रही होंगी तो खुश होंगी, क्योंकि उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आएगी। लेकिन वाम दलों का जो हश्र होता दिखाई दे रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यही है कि वोट परसेंटेज का बीजेपी को बहुत फायदा होगा, लेकिन वो सीट में तब्दील नहीं हो पाएगा। जल्दी से अभय जी, देखिए, चतुर्कोणीय संघर्ष में, चतुर्कोणीय चुनावी होड़ में ये जरूरी है कि कोई पार्टी 27-28% का थ्रेशोल्ड क्रॉस करे। अगर वो क्रॉस नहीं करेगी तो उसके वोट सीटों में बदलते 20%, 22% का वोट आकर्षक लगता है। लेकिन त्रिकोणात्मक और चतुष्कोणीय संघर्ष में जरूरी है कि 27-28% का वो पार करे। चूंकि ममता बनर्जी के पास 35% के आसपास वोट है, तो जैसे ही आप 35% या उससे ऊपर पहुंचते हैं, वैसे ही इसको लैंडस्लाइड कहते हैं, वो आपके पक्ष में होने लगता है। इसीलिए ममता बनर्जी इतने बड़े संख्या में सीटें जीतने जा रही हैं। ठीक है, हक साहब, आपसे जल्दी से एक मैं रिएक्शन इस पर लेना चाहती हूं। क्या इसीलिए कॉन्शियसली ममता बनर्जी ने एनडीए के साथ कुछ भी हाथ मिलाते हुए नहीं दिखने की कोशिश की थी, क्योंकि जिन मुस्लिमों की बात ये कर रहे थे, या फिर और उसी का फायदा अब ये दिख रहा है? नहीं, मुझे तो लगता है कि जो काम किया है ममता सरकार ने पिछले सालों में अलग अलग शोबों में, एजुकेशन में, हेल्थ में, माइनॉरिटी अफेयर्स में, फीमेल और यूथ के सर्विसेज अफेयर्स में, वहां पर से उनको फायदा हो रहा है। अरे हक साहब, आप हेल्थ पर तो मत ही पहुंचे। बच्चों की, नवजात शिशुओं की जो हालत हुई है वहां के सरकारी अस्पतालों में, सर सवाल सुन लीजिए। हक साहब, उसके लिए वोट दे रही है वो। हक साहब, नवजात शिशुओं का वहां के सरकारी अस्पतालों में जो हालत हुई वो भी सबने देखा। महिलाओं को लेकर, अपराध को लेकर जिस तरह की लापरवाही और हल्के तेवर में बयान आया आपके मुख्यमंत्री की तरफ से, वो भी सबने देखा। मैं आपसे इसमें एकदम सहमत नहीं करता हूं। हम लोग सरकार, हमारी सरकार पूरी गहरी नजर रखी हुई इस पर, और आप देखिएगा कि जो फिगर अगर देखिएगा तो वो कम हुआ है पहले से। और इस पर दूसरे देश में, जैसे अब निर्भया केस कौन सा मगरबी बंगाल में हुआ है, कौन सा, वो तो दिल्ली में हुआ है। ये जो बॉम्बे में ये जो केस हुआ है, जो डेथ सेंटेंस हुए थे, तो बॉम्बे में हुआ है। हम लोग ऐसे कहीं भी पीछे नहीं है, और महिला की सुरक्षा में पूरे हम लोग इसमें लगे हुए हैं। राहुल सिन्हा जी बीजेपी की तरफ से हमारे साथ जुड़ गए। राहुल सिन्हा जी, सबसे महत्वपूर्ण चीज जो इस पूरे ट्रेंड में है कि आपको लगभग 20% वोट शेयर का फायदा हो रहा है, लेकिन सीट में फायदा नहीं दिख रहा है, क्या वजह समझते हैं आप? राहुल सिन्हा साहब, जो कि पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष हैं, राज्य के अध्यक्ष हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल सिन्हा जी, हम दिखा रहे हैं कि आपको 20% के आसपास वोट शेयर में फायदा हो रहा है, लेकिन सीटें तब्दील नहीं हो रही हैं। 1 से 3 पर पहुंचे हैं। मुझे याद आ रहा है, वो रैली याद आ रही है जहां वरुण गांधी मजबूर हो गए थे बाद में बोलने पर कि नरेंद्र मोदी जी की रैली ओके रही थी। उसी का नतीजा है क्या? देखिए, बात है जैसे मोदी जी के बारे में आपका नहीं, मैंने सबका जो आंकड़ा जैसा है ना, तो पहले शुरुआत हुआ था 151 सीट देके, धीरे धीरे मीटर टैक्सी का जैसा बढ़ता है, ऐसा बढ़ते बढ़ते अभी 246 तक पहुंचा। हमारा भी पश्चिम बंगाल में जब आप लोग मीडिया वाले या ऐसा जो लोग ऐसा परिसंख्यान लेके काम करते हैं, वो लोग शुरुआत में 8% से शुरू किया। अभी तो अच्छा लगा सुन के आप 20% तक पहुंच गया। तो जैसे अभी सीट का फायदा नहीं है ना, कोई सीट का फायदा नहीं है, तो नहीं वही बोल रहा हूं ना, सुन लीजिए ना। आप जैसे 8% से मीटर बढ़ते बढ़ते 20 तक आया,
ऐसे भी अभी कुछ दिन में, अभी तो इलेक्शन शुरू ही नहीं हुआ बंगाल में, तो जो हवा बंगाल में आएगा तब आपका भी मीटर बढ़ता रहेगा और बढ़ते बढ़ते वो डबल डिजिट तक पहुंचेगा। ये मैं आपको अभी बोल रहा हूं। कोलकाता की उस रैली में मौजूद थे आप? मेरा अध्यक्षता में रैली हुआ तो मैं क्यों नहीं मौजूद रहूं? मेरा अध्यक्षता में रैली हुआ। 50,000 से भी कम लोग आए अध्यक्ष थे। बिना कैसे रैली होंगे? बहुत कम लोग आए थे। हाँ? बहुत कम लोग आए थे। तो आप बोले तो आपका मन है, राहुल जी, हम तो आपको जनतांत्रिक अधिकार को रोक नहीं सकते। राहुल जी, आप गुस्सा क्यों रहे हैं? हम तो आपसे सवाल पूछ रहे हैं, सवाल का जवाब दीजिए। पॉलिटिकल स्टॉक एक्सचेंज लगातार जारी है और उसी कड़ी में हम आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की तस्वीर ये कह रही है इंडिया टुडे सिसेरो ओपिनियन पोल के जरिए कि बीजेपी यानी नरेंद्र मोदी की लहर 0 सीटों के फायदे में दिखाई दे रही है, यानी कोई लहर वहां पर नहीं दिखाई दे रही है। ये सबसे बड़ी बात। दूसरी बात, बहुत बड़ा फायदा ममता बनर्जी को 35% वोट प्रतिशत मिलना और इसके साथ ही सीटों में भी जबरदस्त इजाफा। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि जो किला पहले ही वाम दलों का ढह चुका था वो पूरी तरह से निरस्त होता हुआ दिख रहा है, यानी पश्चिम बंगाल की जनता किसी भी हाल में वाम दलों को वापस लाने के बारे में जरा सा भी नहीं सोच रही है और उनके पूरे ढांचे को पूरी तरह से निरस्त करने में ममता बनर्जी कामयाब रही हैं। लेकिन मोदी बनाम ममता बनर्जी, इन दो शख्सियतों की बात करेंगे अब बुलेटिन के इस हिस्से में। हम आपको पहले तो ये बता दें कि कितने सीट, कितना वोट परसेंटेज का फायदा, लेकिन फिर जो सबसे महत्वपूर्ण चीज ब्लॉकबस्टर पॉलिटिकल स्टॉक एक्सचेंज का होगा वो ये कि प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के रूप में कितने पश्चिम बंगाल के लोग जाते हैं नरेंद्र मोदी के साथ और कितना मानते हैं कि ममता बनर्जी का भी स्कोप है। याद रखिए, अन्ना ने कहा था कि सबसे बेहतर प्रधानमंत्री ममता बनर्जी ही साबित हो सकती हैं। 3 खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए, लेकिन आइए अब जरा आपको दिखा देते हैं आंकड़ों के जरिए कि जब हमने इंडिया टुडे सिसेरो ओपिनियन पोल ये किया है तो क्या कहते हैं आंकड़े। सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे कि वोट परसेंटेज में क्या फायदा होता हुआ दिख रहा है, वोट के नजरिए से किस पार्टी को कितना फायदा होता हुआ दिख रहा है। सबसे पहले हम शुरुआत कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी से और कांग्रेस पार्टी को 3.6% का फायदा होता हुआ दिख रहा है। अब समझना यह भी होगा कि कांग्रेस पार्टी टीएमसी से बिल्कुल अलग है। अब ये 17% पर इनकी वोट परसेंटेज। बीजेपी को जबरदस्त फायदा दिख रहा है। आप देखिए 12.9 का है और ये 19% पर पहुंच जा रहे हैं वोट परसेंटेज में। 3.8 के फायदे के साथ ममता बनर्जी 35% वोट शेयर पर पहुंच जा रही है। लेकिन इसके साथ ही वाम दलों की जो हालत दिखती है, आप इसे बस साफ शब्द में दुर्गति दिखाई देती है। 20.3% का नुकसान होता हुआ दिख रहा है वोट परसेंटेज में और अन्य को 0.1 का फायदा दिख रहा है। अब सीटों के जरिए सीट देख लीजिए, सीट से आप समझ जाएंगे कि क्या वोट परसेंटेज, क्योंकि बीजेपी के लिए सबसे बड़ी खबर यही दिख रही है कि वोट परसेंटेज में तो फायदा हो रहा है लेकिन सीटों में तब्दील नहीं हो पा रहे हैं वो वोट, और इसीलिए 6 सीट पहले थी कांग्रेस की, 6 से 10 पर यानी वही लगभग। इधर बीजेपी को बहुत मिनिस्क्यूल 1 से 3 में 1 सीटें पहली थी इनकी और 19 से 23 से 27 पर अगर पहुंच रही है ममता बनर्जी तो एक जबरदस्त फायदा दिख रहा है। यानी जितनी नेगेटिव पब्लिसिटी दिखी थी या उनकी शख्सियत को लेकर ये कहा गया कि अभी भी लगता है कि वो विपक्ष में ही हैं, उनके तेवर, उनका काम करने का तरीका, महिलाओं की सुरक्षा, बच्चों की हालत, अस्पतालों की हालत, इन सब में सुधार नहीं हो रहा है। उन सब को खारिज करते हुए इससे पहले भी जो पंचायत पोल में क्लीन स्वीप हुआ था टीएमसी का, वो बरकरार दिख रहा है। लेकिन क्या करेंगे वाम दल, क्योंकि अब लग रहा है पूरी तरह से सफाई की तरफ पहुंच रहे हैं। सबसे बुरा वक्त ये वाम दलों के लिए दिखाई दे रहा है। अब आपको बताते हैं उस सबसे बड़े सवाल पर जिस पर आपकी भी नजर होगी, क्योंकि अन्ना हजारे ये कह सकते हैं कि उन्हें ममता बनर्जी से अच्छी कोई उम्मीदवार नहीं दिखती है देश में। हालांकि जब दिल्ली में रैली होनी थी तो वो नदारत हो गए और फिर जो हुआ वो तो इतिहास का हिस्सा है। लेकिन अगर नरेंद्र मोदी बनाम, देखिए यहां पर बाजी मारे नरेंद्र मोदी, इससे दिलचस्प क्या हो सकता है पश्चिम बंगाल के मद्देनजर कि जब प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के लिए हमने वोटरों का मिजाज जानने की कोशिश की तो लोग पश्चिम बंगाल के ये मानते हैं कि प्रधानमंत्री के लिए यानी देश की संसद दिल्ली में रहने के लिए नरेंद्र मोदी ही बेहतर हैं और इसीलिए उनके साथ है 31% लोग और ममता बनर्जी यहां पर खा जाती हैं, मात्र 24% पर अटक जाती हैं। हक साहब, आपकी प्रतिक्रिया इस पर? 24 पर ही अटक गई, यानी पश्चिम बंगाल की जनता सीटें तो आपको ज्यादा दे रही है लेकिन प्रधानमंत्री का जो सपना है उसे तो पूरी तरह से तोड़ रही है। मैं पहले भी आपको कह चुका हूं कि जो आपके आंकड़े आए हैं मैं उससे पूरी तरह सहमत नहीं हूं। मैं ये इतना कह सकता हूं जरूर कि 3rd लार्जेस्ट पार्टी तृणमूल कांग्रेस उभर रही है इस पार्लियामेंट में और जो भी सरकार बनेगी बगैर तृणमूल कांग्रेस के मत से नहीं हो सकती। चलिए, जब आपने इतना कह ही दिया है तो आगे का फसाना भी समझा दीजिए, किसके साथ जाएंगे?
ये अभी देखिए, हम तो नजूमी है नहीं कोई, दोनों से परहेज नहीं है ना, इतना बता दीजिए। सूटसेयर या एस्ट्रोलॉजर तो हूं नहीं, दोनों तो से 16 मई को अगर शाम में आप फोन किएगा तो हम आपको और बाकी डिटेल बता देंगे। पर दोनों से परहेज नहीं है ना, इतना तो आज बता सकते हैं। 16 मई को शाम को फोन कर लूंगी, लेकिन हम लोग फेडरल फ्रंट के साथ जा रहे हैं। हम लोग फेडरल फ्रंट, ममता बनर्जी के लीडरशिप में फेडरल फ्रंट रहेगा, उसके साथ हम लोग सरकार बनाएंगे। पीएम का सपना बरकरार है अभय जी? देखिए, जब आपको 35% या उससे ज्यादा वोट मिलता है तो आपके पक्ष में एक तरफा फैसला आता है तकरीबन। अगर ममता बनर्जी को 30 या 30 से ऊपर सीटें इत्तेफाकन मिल गई वहां पर, तो हक साहब की ये बात सही है कि वो शायद तीसरी सबसे बड़ी ताकत लोकसभा में बन सकती हैं। ऐसे मौके पे सब कुछ इस बात पर निर्भर करेगा कि भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन कैसा रहता है। अगर भारतीय जनता पार्टी जैसा कि दावे कर रही है सारे देश में, उस तरह का प्रदर्शन रहता है तो ममता बनर्जी को मिलने वाली 30 सीटों की कोई अहमियत नहीं रह जाएगी। अगर भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन अपने दावे से नीचे जाता है तो फिर ममता बनर्जी की 30 सीटें बहुत ही अहम हो जाएंगी। और इसीलिए उस पर कुछ बोलने को वो तैयार नहीं है इस वक्त पर, चाहते हैं वो अपने सभी कार्ड जो है वो खुले रखना चाहते हैं। जो फेडरल फ्रंट का कार्ड भी खुला रखना चाहते हैं, और एक जो गैर बीजेपी सरकार केंद्र में बनने की संभावना है, उस संभावना को भी खुला रखना चाहते हैं। इस पर मैं चाहती हूं कि सिन्हा साहब, ये तो आपके लिए अच्छी खबर है, अब आप मुस्कुरा के मुझसे बातचीत करेंगे, लेकिन पश्चिम बंगाल में फायदा नहीं दिख रहा है, लेकिन नरेंद्र मोदी के नाम पर प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के रूप में वो बाजी मार लेते हैं। अच्छा, वो फायदा क्यों नहीं दिख रहा है? उसका एक और छोटी सी वजह है। वो ये कि अगर आप देखें भारतीय जनता पार्टी के वोट देखें, हाँ, भारतीय जनता पार्टी के वोट कांग्रेस से कुछ ज्यादा हैं। हाँ। इसके बावजूद उनकी सीटें कांग्रेस से कम मिल रही हैं उन्हें, इसलिए मिल रही हैं कि उनके वोट शायद बिखरे हुए हैं। अगर उनके वोट कुछ इलाकों में अगर कंसंट्रेटेड होंगे, केंद्रित होते, तो उन्हें सीटें ज्यादा मिलती। कांग्रेस कम वोट के साथ ज्यादा सीटें ले रही है, भाजपा ज्यादा वोट के साथ कम सीटें पा रही है। इसका मतलब है उनका वोट बिखरा हुआ है वहां पर और प्रभावी नहीं है। सिन्हा साहब, देखिए, मैं आपका ये आंकड़ा से सहमत नहीं हूं। एक्चुअली बंगाल में जो होने जा रहा है वो चुपचाप कमल पर छाप, इतना जो अंदाज आपका इंडिया टुडे का सर्वे लगा नहीं पाया। मोदी जी को 62% लोग चाहते हैं और भाजपा को एक भी सीट नहीं है, बस एक भी सीट में बढ़ोतरी नहीं है। ये जो आपने जो आंकड़ा लगाया, मैं उसमें सहमत नहीं हूं। 16 तारीख आपको दिखेगा जो यहीं पर भी कमल अच्छी तरह खिलेगा। कहां खिलेगा? एक चीज में आपका साथ सहमत हूं, जो बाम ने भी अपनी दिल की बात की थी, आप भी कर लीजिए। संख्या बताइए, संख्या बताइए आपको, आप अपनी भविष्यवाणी कीजिए, कितनी सीटें मिलेंगी भारतीय जनता पार्टी को? ठीक नहीं है। हाँ, हम डबल फिगर में जाएंगे, इतना तक तो बता दिया आपको। डबल फिगर तो 10 भी हो सकता है, 10 डबल फिगर हो जाएगा। एक्चुअली जो आपका जो एनालिसिस है उसमें कम्युनिस्ट लोग सफाया हो जाएगा बंगाल से, लेकिन आपने कांग्रेस को जो सीट था वही सीट दिया, हम उसमें सहमत नहीं है। कांग्रेस एक सीट मिलेगा, कांग्रेस को ज्यादा से ज्यादा कांग्रेस का रिजल्ट अच्छा होगा तो 2 सीट से ज्यादा कांग्रेस मिलेगा। कांग्रेस की सीट, राहुल सिन्हा जी, इधर की बात छोड़िए, राहुल सिन्हा जी और कांग्रेस, राहुल सिन्हा जी, दोनों सफाया हो जाएगा। सिन्हा साहब, सीधा लड़ाई जो होगा तृणमूल बनाम भारतीय जनता पार्टी का लड़ाई होगा। सिन्हा साहब, सीधा सवाल, जो इस वक्त हालत है, कम से कम मीडिया के नजरिए या लोगों की जो शहरों में लोगों से बातचीत होती है, चाहे महिला सुरक्षा का मामला हो या फिर अस्पतालों की जो वहां पर बदतर हालत है, कई लोगों का यह मानना था कि विपक्ष के ही रूप में ममता बनर्जी सत्ता में रहते हुए भी काम कर रही है, सिर्फ विरोध कर रही है, काम नहीं कर रही है। जिस तरह की जमीन आपको मिली हुई थी, मोदी लहर क्यों नाकाम हो रही है? इस सवाल का सीधा जवाब दीजिए, क्योंकि एक डिस्टिंक्ट फायदा जो हो सकता था वो नहीं दिख रहा है, इतना आप भी मानेंगे? नहीं, आपका आंकड़ा में भी हम पकड़े, मोदी लहर का असर नहीं है। मतलब 5% वोट था हमारा, 5 से अब 20% दिखा रहा है, 15% बढ़ोतरी। आपका हिसाब मैं मानता नहीं हूं, लेकिन 15% बढ़ोतरी क्या ये मामूली बात है? एक आदमी का नाम पर 15% वोट शेयर आ गया तो एक कोई मामूली बात नहीं है। सीपीएम सफाया हो गया, तो इसीलिए आपका आंकड़ा नहीं मैं मान रहा हूं, फिर भी मैं बोल रहा हूं जो 15% एक स्टेट में एक पार्टी का बढ़ोतरी, ये मामूली बात नहीं। नरेंद्र मोदी का लहर जो कामयाब नहीं है, आंकड़ा से सहमत नहीं हूं, ये आंकड़ा से पूरा सही नहीं है, इतना बढ़ोतरी नहीं है। थोड़ा सा पहले कम था वोट, अब थोड़ा सा बड़ा इसलिए दिखाई पड़ रहा है, लेकिन इतना भी नहीं बढ़ा है जितना आप दिखा रहे हैं।
हक साहब तो इतना भी बढ़ा है बताने को तैयार नहीं है सिन्हा साहब। देख हक साहब कह रहे हैं कि जितना फायदा 20% वोट शेयर का दिखा रही हैं, मतलब 20 पे वो पहुंच रहे हैं, उतना फायदा नहीं होगा बीजेपी को। पहले क्योंकि बहुत कम वोट परसेंटेज था, अभी थोड़ा सा बड़ा दिखाई पड़ रहा है कि मतलब उनका मौत है वो बोलेंगे, लेकिन मेरा जो मौत है, भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में पश्चिम बंगाल में इतना बड़ा शक्ति का रूप में उभर के आएगा जो आने वाला 2016 में भारतीय जनता पार्टी का साथ सीधा टक्कर तृणमूल कांग्रेस का होगी, और दो जो पार्टी है कांग्रेस और सीपीएम, ये दोनों सफाया हो जाएगा इस इलेक्शन में। सीधा आगे के लिए विकल्प पश्चिम बंगाल में सिर्फ भारतीय जनता पार्टी होंगे। इसीलिए अभी जो राहुल सिन्हा की ये बात सही, ये दावा सही है जो कितना महिला के ऊपर अत्याचार हो रहा है, 2 अंकों में जाएगा उनका परिणाम। अभी जी जल्दी से कुछ कहना चाह रहे हैं। ठीक है सिन्हा साहब, आप ही की बात पे, आप ही के दावे पे, आप ही के दावे पे तृणमूल कांग्रेस उभर करके आ रही है। एक नंबर पार्टी तृणमूल कांग्रेस पार्टी, अभी जो लड़ाई हो रही है 2 नंबर में कौन आएगा। एक ब्रेक के लिए मुझे रुकना पड़ रहा है, प्लीज एक ब्रेक के लिए रुकना पड़ रहा है। अभय जी जल्दी से क्विक अगर राहुल सिन्हा की ये बात सही है कि वो 10 के अंकों में 2.5 में जा रही है उनकी पार्टी, तब तो भारतीय जनता पार्टी की वास्तव में आप समझ लीजिए कि उन्हें पूर्ण बहुमत अपनी दम पे मिल जाएगा। बिल्कुल, और वो भी पश्चिम बंगाल में अगर इतना पहुंच जाते हैं, बन जाता तो उसका मतलब पूर्ण बहुमत अपनी दम। तमिलनाडु में भी जीत लगे, खाता खुलेगा खाता खुलेगा कि नहीं, ये देखना है। खाता तो खुला हुआ है, तो आप पहले पढ़ के देखिए खाता खुला है कि नहीं खुलेगा। खाता तो खुला हुआ है। तो पॉलिटिकल स्टॉक एक्सचेंज के इस हिस्से में हम बात करेंगे जरा पश्चिम बंगाल की जनता की, और इसीलिए अभय जी मेरा आपसे सवाल कि एक अलग तरीके की सोच के साथ लोग जाते हैं। ममता बनर्जी को ले आए हैं वहां पर सत्ता में, लेकिन अब आगे क्या? ये तो देश का चुनाव है, क्या वाकई वही होगा? देखिए, देश में कहाँ कौन सी लहर चल रही है मुझे नहीं पता है, लेकिन पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की लहर चल रही है और वो बहुत दिनों से चल रही है। और जब तक कोई असाधारण घटना घटित नहीं होती है तब तक उनकी लहर वहां चलती रहेगी। लेकिन वही ममता दिल्ली में आती है तो रैली पूरी तरह से, देखिए वो बिल्कुल क्षेत्रीय नेता है। हाँ। उनका प्रभाव क्षेत्र पश्चिम बंगाल की सीमाओं पर जाकर समाप्त हो जाता है। उन्होंने अन्ना हजारे के साथ जो एडवेंचर किया था, आप जानती हैं उसका क्या हश्र हुआ, उसके बारे में जितना ना कहा जाए वो बेहतर है। बिल्कुल, दीदी का जादू कायम, लेकिन मोदी की लहर बिल्कुल नहीं। पश्चिम बंगाल ये कह रहा है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आप देखते रहिए आज तक।